साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पर टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं एक क्वेश्चन जो है लिखता हूँ, क्लियर है, उससे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे आपको, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, होता क्या है बेसिकली, इफ वी आर अ बिजनेसमैन वी डू सीटी। सीटी मीन्स कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स, जिसमें हम लोग उधार माल देते हैं या उधार माल लेते हैं। क्लियर, पैसे उधार देते हैं या पैसे उधार लेते हैं। दोनों स्थितियों में जब तक स्थितियां सामान्य हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे ही स्थितियां बिगड़ती हैं, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो वहां पर अपोजिट पार्टी हमें हैरेस करने का हर संभव प्रयास करती है। और उसका पहला प्रयास क्या रहता है कि कोर्ट जाए बगैर आउटसाइड एजेंसी को एंगेज किया जाए। और उनके लिए वो आउटसाइड एजेंसी क्या है? पुलिस। बहुत सिंपल तरीके से रिपोर्ट लिख के दी जाती है और पुलिस भी आपको बगैर जांच के थाने जो है बुलवा लेती है। आपको जो है हैरेस किया जाता है और आप पर दबाव बनाया जाता है कॉम्प्रोमाइज करने का। 50% बिजनेसमैन तो थाने का नाम सुनते ही डर जाते हैं, कहते हैं भाई राजीनामा कर लो, बेटर रहेगा। कुछ लड़ने का सोचते हैं पर उनको भी दबा दिया जाता है। और बहुत ही कम लोग हैं जो लड़ते हैं अपने अधिकारों के लिए। और जो मैं केस डिस्कस कर रहा हूं, उस केस में भी एक व्यापारी हाईकोर्ट गया, क्वेश्चन की मांग करी, वो शिकार नहीं हुआ एक्सटॉर्शन का। अल्टीमेटली सारी की सारी प्रोसीडिंग जो है वो क्वेश्चन कर दी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने। तो क्या था मामला, उसको समझेंगे। क्या है आपका अधिकार, उसको समझेंगे। अगर प्रैक्टिकली आपको यही इशू आ रहा है तो किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। इस साथियों, जो जजमेंट में डिस्कस करूंगा ये फैसला है ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट का। जजमेंट का नाम है ब्राइट स्टार टेलीकम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी। जजमेंट का डेट है 25/9/2025। इस मामले में एक एफआईआर जो है लॉन्च हुई। धारा है 406, 420, 467, 468, 471, 120 बी आईपीसी। इस पूरी की पूरी एफआईआर को जो है क्वैश कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। तो क्या है मामला, उसको देखेंगे। तो फर्स्ट वी विल सी द फैक्ट्स, देन लॉ कैसे अप्लाई हुआ इन फैक्ट्स पे, और कैसे जो है राहत मिली कंसर्न आरोपीगण को। सबसे पहले हम लोग आते हैं फैक्ट्स के ऊपर। इस मामले में जो पिटिशनर अक्यूज्ड है, उसमें जो अक्यूज नंबर 1 है वो तो कंपनी है, और अक्यूज नंबर 2 से जो कंटिन्यू है वो है इस कंपनी के डायरेक्टर्स। तो इनका कहना ये है कि द कंपनी एंड द डायरेक्टर इज नॉट हैविंग द क्रिमिनल एंटीसीडेंट, दे बेसिकली एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लाइफ स्टाइल। ये मैं लिख रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। एसेसरीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये एसोसिएट है विद द ग्लोबल ब्रांड्स। जो परिवादी है वो भी एक कंपनी है, पर परिवादी ने हमसे रुपए उधार लिए थे, इसको पे ऑफ करने के लिए चेक जारी कर दिए। इन चेक को हमने बैंक में लगाया, ये चेक जो है बाउंस हो गए। हमने फिर डिमांड नोटिस दिया, उसके बाद जो है केस फाइल कर दिया। इन द मीन वाइल परिवादी ने एक फौजदारी मुकदमा जो है दर्ज करा दिया, जिसमें कहना यह था परिवादी का कि एक एग्रीमेंट हुआ परिवादी कंपनी और आरोपी के बीच में। उस एग्रीमेंट के तहत चेक जो है दिए गए थे एज सिक्योरिटी। चेक जो है साइंड थे पर चेक ब्लैंक थे, जिनका मिसयूज किया आरोपीगण ने। और फाइनली किसी अन्य ट्रांजेक्शन को दिखा करके हमें जो है रॉन्गफुल लॉस पहुंचाया है। दैट्स व्हाई दे आर लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। जब इस मामले में कार्रवाई कर रहा था परिवादी, तो वो कोर्ट के पास गया। कोर्ट में उसने कंप्लेंट जो है पेश करी, और उस कंप्लेंट में कोर्ट ने कॉल किया एटीआर, जिसको हम कहते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ आया कि यह एक सिविल डिस्प्यूट है। ऐसा क्यों किया पुलिस ने? क्योंकि मल्टीपल, आप लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन दिए थे आरोपी ने पुलिस को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप लोग अवॉइड करते हो। ये डिफेंस का बहुत बड़ा हथियार है। अगर आप ज्ञापन नहीं दोगे तो उनको मैटर क्लियर कैसे होगा आपका। इसलिए इसमें दिया गया। तो इसका फायदा क्या मिला आरोपीगण को कि पुलिस ने कहा कि कोई मैटर नहीं बनता है, इट इज बेसिकली अ सिविल डिस्प्यूट, रेमेडी है सिविल कोर्ट में। इसके बावजूद भी मजिस्ट्रेट ने एफआईआर काट दी। तो जो कंसर्न एफआईआर की प्रोसीडिंग्स थी उसको चैलेंज कर दिया आरोपीगण ने। इनका प्राइम अटैक यही था कि बेसिकली यह एक सिविल डिस्प्यूट है,
जिसकी पुष्टि खुद पुलिस ने करी है इन द एटीआर। इसके बावजूद भी ये सभी तथ्य इग्नोर कर दिए मजिस्ट्रेट ने, जिस कारण से जो ऑर्डर है सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 सीआरपीसी के तहत प्लस एफआईआर, ये प्रोसेस का अब्यूज है। इनका कहना यह था कि एफआईआर डिफेक्टिव है क्योंकि जो आरोपीगण बनाए गए उसमें से कई आरोपीगण तो कभी भी मिले ही नहीं है परिवादी से। डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर नेम्ड इंटर एलिया, इज इंडिकेटिंग दैट कि प्रोसीडिंग्स जो है वो मेलाफाइड है। तीसरी बात, चेक लगा भी दिया हमने तो हमें कोई पेमेंट तो मिला नहीं। जब तक कोई मनी पार्ट विद नहीं हुआ है तो ऐसे सिनेरियो में कोई भी रॉन्गफुल लॉस नहीं हुआ है। क्लियर है? कंसर्न परिवादी को ऐसे सिनेरियो में कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं होता है। इस पिटीशन का अपोज किया परिवादी ने कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, सिविल रेमेडी के साथ साथ हम फॉर्जरी रेमेडी भी अवेल कर सकते हैं, और इसके अलावा चार्जशीट जो है फाइल हो गई है, दैट्स व्हाई केस इज नॉट मेंटेनेबल, और रेगुलर ट्रायल जो है फेस करें आरोपीगण, वही जो है बेहतर रहेगा। तो कोर्ट ने एक एक पॉइंट को जो है यहाँ पर ऑब्जर्व किया और अपना जो है निष्कर्ष दिया। पहला निष्कर्ष था कोर्ट का कि अगर चार्जशीट पेश हो भी गई है तो क्या इसके बावजूद भी क्वेश्चनिंग पिटीशन मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी। तो इसका आंसर कोर्ट ने पॉजिटिव दिया इन फेवर ऑफ आरोपीगण। कहना यह है कोर्ट का कि ये पिटीशन जो है मेंटेनेबल है, और कोर्ट ने अपना फैसला लिखते समय, जो निष्कर्ष था उसको लिखते समय, दो महत्वपूर्ण जजमेंट्स पर रिलाई किया। देखिए, जब जज साहब भी रिलाई कर रहे हैं जजमेंट्स में तो आप लोग रिलाई क्यों नहीं करते? तो इसलिए अगर कोर्ट से रिलीफ चाहिए आपको तो आपको रिलाई तो करना ही पड़ेगा ऑन द लीगल पॉइंट्स। तो पहला लीगल पॉइंट क्या था कि इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट द पिटीशन फॉर क्वेश्चनिंग इज मेंटेनेबल, जिस पर जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, जिसका नाम है शैलेश भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात। साइटेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट का डेट है 28/8/2024। इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट द पिटीशन फॉर क्वेश्चनिंग इज मेंटेनेबल। और यही का यही व्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में भी स्टैंड किया है, जिसका नाम है जोसेफ बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, और साइटेशन है 2011 वॉल्यूम 7 एससीसी पेज नंबर 59। क्लियर हो गया? तो कुल मिलाकर के यहां एक बड़ी राहत मिली पहले स्टैंड पे कि अगर चार्जशीट भी है तब भी क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। तो कई बार क्वेरी आती है आपकी कि सब चार्जशीट फाइल हो गया है तो क्वेश्चन के लिए जाए या नहीं जाए। इवन आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट यू मे गो फॉर द क्वेश्चन। अब दूसरी बात है कि क्राइटेरिया क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन के लिए हम कैसे जाए। भाई कई बार आप जाते हैं अपने सलाहकार के पास में तो कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन लाए करेगा, कुछ कहते हैं क्वेश्चन लाए नहीं करेगा। तो क्वेश्चन कैसे होगा मुझे आप बताएं। भाई यहाँ तो एक काम करते हैं, अपन चलते हैं छत पे और डांस करते हैं, प्रकृति से मांग करते हैं, प्रकृति मैं फंस गया हूँ झूठे मामले में, मामला जो है क्वेश्चन कर दो। पॉसिबल है क्या? आप बताओ। तो वही तो गलती आप लोग कर रहे हो। भाई जब भी आप लोग क्वेश्चन के लिए जा रहे हो, आप लॉ पॉइंट पढ़ने की बजाय अपने आस पड़ोस में जो है राय लेते रहते हो। आप लॉ पॉइंट को पढ़ो। क्वेश्चन के केवल दो ही ऑब्जेक्ट है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस को खत्म करना, इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोहिबिटेड। और इसके अलावा जहां प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, व्हेन देयर इज नो प्रीमा फेशिया केस, वहां पर क्वेश्चन जो है काम आएगा। पर जहां पर आपके पास लॉ पॉइंट नहीं है, आपके फैक्ट जो है वो कॉन्ट्रोवर्टेड है, तो वहां पर क्वेश्चन की रेमेडी अवेल मत करना भूल के भी। इसलिए रिव्यू होता है आवश्यक, और रिव्यू में यही तय होता है कि क्वेश्चन के लिए जाए या नहीं जाए। इसलिए जो आपके एक्सपर्ट एडवोकेट्स हैं आपके एरिया में या कहीं और हैं, उनके पास जाओ, फाइल लेके डिस्कस करो कि वेदर वी आर हैविंग लीगल पॉइंट इन आवर केस और नॉट, वेदर वी आर हैविंग अनकॉन्ट्रोवर्टेड फैक्ट्स इन आवर केस और नॉट। अगर ये दोनों पॉइंट आपको मिलते हैं तो चांसेस ज्यादा है टू गेट द क्वेश्चन इन योर केस। क्लियर हो गया? तो इस बिंदु पर तीन महत्वपूर्ण जजमेंट है, इसको आप लिख लीजिए। पहला तो है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल का, ये तो बहुत कॉमन जजमेंट है। क्लियर है? काम आता ही आता है। जजमेंट है वर्ष 1990 का। दूसरा है जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, साइटेशन है 2004 वॉल्यूम 6 एससीसी पेज नंबर 522। जजमेंट है AIR 2016 सुप्रीम कोर्ट पेज 4364। तो यहां तक हमने दो बात जान ली कि चार्जशीट के बाद क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं, और क्वेश्चनिंग में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? लॉ पॉइंट प्लस वो फैक्ट्स जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड है। अगर फैक्ट्स में कंट्रोवर्सी है भूल के भी ना जाए, लॉ पॉइंट नहीं है भूल के भी ना जाए। अब पॉइंट ये बनता है कि जो वर्तमान केसेस है क्यों क्वेश्चन किया जाए। तो यहां पर एक स्मार्ट प्ले किया डिफेंस ने। इन्होंने क्या किया, केस को दोस्तों बांट दिया। पहले अटैक किया फॉर्जरी पे, फिर अटैक किया चीटिंग पे। इसको आप नोट डाउन कर लो, लिख लो।
और जब भी आप लोग अटैक करते हो ना, खासकर क्वेश्चन में, तो लॉ पॉइंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो इनका पहला लॉ पॉइंट क्या था कि फॉर्जरी के लिए दो एलिमेंट चाहिए। पहली बात, अक्यूज ने फॉर्जरी की है, मींस डॉक्यूमेंट को किया है फैब्रिकेट। दूसरी बात, इट इज डन फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग, इसको आप लिख लो। अगर ये दो एलिमेंट नहीं है तो केस मेड आउट नहीं होगा फॉर्जरी का। और ये व्यू सपोर्ट करा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका साइटेशन है 2011 वॉल्यूम 5 एससीसी पेज नंबर 708। इसके अलावा जजमेंट है 2024 INSC पेज नंबर 49, मेकिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट विद इंटेंशन टू सपोर्ट अ क्लेम और टू कॉज डैमेज और इंजरी टू पब्लिक और टू एनी इंडिविजुअल वुड अमाउंट टू फॉर्जरी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि एक ब्लैंक चेक है। ये तो खुद ही मान रहा है परिवादी कि मैंने ब्लैंक चेक दिया है और ये चेक साइंड है। केस ये नहीं है कि चेक चुरा करके उसकी फॉर्जरी की गई हो। केस क्या है कि एक ब्लैंक चेक दिया गया और ये चेक साइंड है। अगर उसको भर भी लिया गया, ये मान भी लिया जाए, तब भी ये फॉर्जरी नहीं है। और इस व्यू को स्टैंड करता है धारा 16 NI एक्ट का। क्या कहता है ये कि अगर ब्लैंक साइंड चेक है तो ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट है टू पे अ डेट, टू डिस्चार्ज अ डेट। और ये व्यू जो है सपोर्ट किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार। साइटेशन है 2019 वॉल्यूम 4 SCC पेज नंबर 197। साफ साफ उसमें लिखा गया है कि अगर ब्लैंक साइंड चेक है, ये दिया गया है पेई को, अगर वो उसको भर भी लेता है तब भी किसी भी रूप में चेक जो है वॉइड नहीं होगा, किसी भी रूप में सेक्शन 87 NI का प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2024 लाइव लॉ सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 145। इसके अलावा रेफरेंस है ऑन सेक्शन 20 ऑफ NI एक्ट, जो कि साफ साफ कहता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट खाली है, इसको भर भी लिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट वुड नॉट अमाउंट टू फॉर्जरी। और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है इन्हें कहते हैं इंचुएड इंस्ट्रूमेंट, जिसका प्राइमरी एलिमेंट मिसिंग है तो फॉर्जरी मेड आउट नहीं होगा। तो कोर्ट ने यहीं पर निष्कर्ष निकाल दिया कि फॉर्जरी नॉट मेड आउट। उड़ गया 3 सेक्शन। अब क्या बच गया? चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्लियर है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए हमें धारा 405 IPC को पढ़ना होगा और इसके जो एलिमेंट है वो डिस्कस किए गए हैं बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन एन इंपॉर्टेंट जजमेंट। साइटेशन है 2024 INSC पेज नंबर 61। क्या एलिमेंट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के कि देयर मस्ट बी इंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी और द अक्यूज मस्ट हैव डोमेन ओवर द प्रॉपर्टी। ये पहला एलिमेंट है। दूसरी बात, अक्यूज हैज एक्टेड डिसऑनेस्टली एंड इंटर एलिया मिसएप्रोप्रिएटेड द प्रॉपर्टी। ये मैं लिख रहा हूं, आप भी जो है नोट डाउन कर लीजिए। और कन्वर्ट द सेम टू हिज ओन यूज। इसके अलावा डिसऑनेस्टली वो यूज करता है प्रॉपर्टी को या डिस्पोज ऑफ करता है प्रॉपर्टी को विलफुली, जिसके कॉन्सिक्वेंस में विक्टिम जो है सफर कर रहा है। और ऐसा डिस्पोजल इन वायलेशन ऑफ लॉ है या इन वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। द कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जिसमें प्रिस्क्राइब किए गए मेथड जिसके कॉन्सिक्वेंस में उस प्रॉपर्टी को डिस्चार्ज या डिस्पोज ऑफ करना था। क्लियर हो गया? तो ये है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जबकि इस तरह के एलिमेंट फाइल पे दिखाई दिए कि हमको कहीं नहीं दिए। जब इस तरह के एलिमेंट फाइल पे नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी जो है वो जिम्मेदार होगा। क्लियर है बात? और चीटिंग के लिए भी क्या एलिमेंट है, इसको भी जो है डिस्कस किया गया। नंबर 1, देयर मस्ट बी अ डिसेप्शन, डिसीविंग एनी पर्सन। वो कैसे होगा? बाय मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और बाय यूजिंग अ मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, बाय एनी एक्ट, बाय एनी ओमिशन। एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। दूसरा एलिमेंट क्या है? एक्टिंग फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली। ये आप लिख लीजिए, जिसके कॉन्सिक्वेंस में आपने किसी को इंड्यूस किया जो कि डिसीव्ड है टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी और टू कंसेंट दैट प्रॉपर्टी कुड बी रिटेन्ड। और किसी व्यक्ति को इंटेंशनली इंड्यूस करना जिसको डिसीव किया गया टू डू और ओमिट टू डू अ थिंग विच ही वुड नॉट डू और वुड नॉट ओमिट इफ नॉट सो डिसीव्ड। अगर इस तरह के एलिमेंट है तो चीटिंग का ऑफेंस जो है मेड आउट होगा।
चीटिंग को लेकर के एक महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। साइटेशन है 2007 वॉल्यूम 12 एससीसी पेज नंबर 1। टू कंसिडर चीटिंग ये मस्ट है कि अक्यूज ने एक्ट किया हो विथ फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन। अगर इस तरह के स्पेसिफिक एलिमेंट फाइल पे नहीं है तो किसी भी रूप में ऑफेंस जो है मेड आउट नहीं होगा। mere breach of contract, mere breach of trust would not be sufficient to attract criminal breach of trust and cheating. Apart from that, mere deception is not sufficient. Apart from that, जहां पर commercial dispute है या commercial transaction है, उसके consequence में जो है dispute arise हो गया, तो ये civil dispute है, किसी भी रूप में ये अट्रैक्ट नहीं करेगा फॉर्जरी को, चीटिंग को। इसके अलावा जब भी किसी कंपनी का प्रोसिक्यूशन होता है तो उन्हीं डायरेक्टर को पार्टी बना सकते हैं जो डायरेक्टर कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए जिम्मेदार हो। जो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, जिनका कोई भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, उन्हें पार्टी नहीं बनाया जा सकता। केस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो अधिकांश डायरेक्टर है वो है नॉन एग्जीक्यूटिव, और इस तरह के डायरेक्टर्स को इम्यूनिटी प्राप्त है फ्रॉम सेक्शन 149 सब क्लॉज 12 ऑफ द कंपनी एक्ट। इन शॉर्ट वी कुड से दैट non-executive director could not be added as a party to face the criminal prosecution. इसके अलावा महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है सुनीता बनाम पंचामी स्टोन। साइटेशन है 2022 वॉल्यूम 10 एससीसी पेज नंबर 152, कि जहां भी प्रोसिक्यूशन होना है कंपनी का और डायरेक्टर को भी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है टू अरे द वाइकरस लाइबिलिटी, इट इज साइन गोन ऑन कि वही डायरेक्टर पार्टी बने जो कंपनी के डे टू डे अफेयर के लिए जिम्मेदार है। अगर वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है या नॉन एग्जीक्यूटिव है, उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा एलिगेशंस जो है लाइबिलिटी के वो होने चाहिए स्पेसिफिक। अगर एलिगेशन स्पेसिफिक नहीं है या अवरमेंट जो है बार्ड है, इस कॉन्टेक्स्ट में जो प्रोसीडिंग्स है वो अब्यूज है प्रोसेस का, दे डिजर्व्स टू बी क्वेश्चन। और ये व्यू है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का, साइटेशन है 2024 लाइव लॉ दिल्ली पेज नंबर 94। तो कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जहां पर ऑफेंस ऑफ फॉर्जरी प्रूव नहीं, चीटिंग प्रूव नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में कॉन्स्पिरेसी 120 बी आईपीसी का अपराध भी प्रूव नहीं माना जा सकता। तो कोर्ट ने समस्त एलिगेशंस को डिस्कार्ड करते हुए एफआईआर को जो है क्वेश्चन करने के आदेश दे दिए। तो जो जजमेंट है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात कि जब भी कंप्लेंट है आपके विरुद्ध और पुलिस जो है बुला के आपको तंग कर रही है, परेशान कर रही है, सबमिट योर रिप्रेजेंटेशन। इस बात की संभावना है कि आप पर प्रेशर डाला जाए कि आप रिश्वत दीजिए। क्लियर है बात ये? अधिकांश लोग क्या करते हैं कि मैटर को चाहते हैं सेटल करना पुलिस के लेवल पे। क्लियर है? एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर पुलिस अपनी प्रक्रिया का, अपने पद का दुरुपयोग कर रही है और पैसे आपसे लगातार मांग किए जा रहे हैं और ब्राइब के लिए आपको प्रेशर किया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन है सीबीआई का और एंटी करप्शन ब्यूरो का, आप जो है कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। क्लियर है बात ये? करना क्या है, रिकॉर्डिंग पेश करो और उसके बाद ये लोग करते हैं वेरिफिकेशन और ये लोग जो है फिर ट्रैप को इनिशिएट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप कंपनी को ओन कर रहे हो और कंपनी के खिलाफ भी आरोप है, तो कंपनी के साथ साथ आपको तभी अक्यूज बनाया जाएगा जब ये स्पेसिफिक स्थिति फाइल पर हो कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी। सामान्य आरोपों पर या बार्ड एलिगेशन पर कार्रवाई बार्ड है। तीसरी बात है, अगर आप डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव, तो यू आर हैविंग द इम्यूनिटी ऑफ सेक्शन 149 सब क्लॉज 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फॉर्जरी है तो ये साबित करना होगा कि डॉक्यूमेंट जो है फैब्रिकेटेड है एंड फैब्रिकेशन इज डन फॉर चीटिंग। अगर चेक के कॉन्टेक्स्ट में केस लिया है परिवादी कि चेक का मिसयूज हुआ है, पर अगर वो एक ब्लैंक साइंड चेक है, भले ही आपने भर लिया हो, तो ऐसा चेक भरना गलत नहीं है। धारा 16, धारा 20 एनआई एक्ट से आपको प्रोटेक्शन है। अगर फौजदारी कार्रवाई हो भी रही है, इट इज लायबल टू बी डिस्कार्डेड। इसके अलावा अगर किसी केस में परिवादी को चीट किया गया, ऐसा उसका आरोप है, तो ऐसे सिनेरियो में उसको ये बताना पड़ेगा कि यू हैव एक्टेड फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, जिसके कॉन्टेक्स्ट में वो डिसीव हुआ है, जिसके तहत उसने कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर किया या ऐसी कोई वस्तु स्थिति को डिलीवर किया है जिसे वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता हो।
या उससे किसी काम को करने के लिए विवश किया गया जिसको वो नहीं करता, या उसको ये विवश किया गया कि आप ये काम नहीं करें, तो यदि भी वो करता, अगर डिसीव नहीं होता, तब ये बनेगा ऑफेंस ऑफ चीटिंग। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी है परिवादी की, वो आपको दी गई, उसको डिसऑनेस्टली आपने मिसअप्रोप्रिएट कर लिया, कन्वर्ट कर लिया टू योर ओन यूज, या उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया इन वायलेशन ऑफ लॉ और एनी कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें डायरेक्शंस हैं हाउ टू डिस्पोज ऑफ द सेम। जब तक इस तरह के एलिमेंट्स फाइल पे नहीं है, किसी भी रूप में चीटिंग का, मिसअप्रोप्रिएशन का, फॉर्जरी का जो है ऑफेंस मेड आउट नहीं होगा। और अगर इसके साथ साथ सेक्शन लगाया भी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, चूंकि मेन ऑफेंस ही प्रूव नहीं है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी प्रूव नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये महत्वपूर्ण लीगल जानकारी है। जब भी आपके खिलाफ एफआईआर है या कंप्लेंट है इस नेचर की, तो वहां पर इस जजमेंट की लाइट में आप अपने सबमिशंस दे सकते हैं और अपने केस में एक मजबूत प्रतिरक्षा जो है रख सकते हैं बिफोर द कंसर्न पुलिस या कंसर्न कोर्ट। घबराइए मत, अगर आप फैक्ट्स बताएंगे नहीं तो पुलिस जो है आपकी हेल्प करेगी नहीं, कोर्ट आपकी हेल्प करेगा नहीं। हमारा चुप रहना हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसलिए अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखें। देयर इज नो नीड टू वरी। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।